ओके, तो हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फॉर द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू डैश ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। अब हमें चाहिए यहाँ पर इक्वल रूट, तो इक्वल रूट के लिए कंडीशन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। देखिए, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है। डिस्क्रिमिनेंट में होता क्या है? तो d इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो हम यहां पर कहते हैं 2 इक्वल रियल रूट। ये कंडीशन होती है। इफ d की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाए तो नो रियल रूट, और इफ d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो यहां पर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाउंड। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है, और इस 3 कंडीशन में से हमें बस यही कंडीशन पूछा गया। देखिए यहां पर फॉर अ वैल्यू ऑफ k की वैल्यू के लिए ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स किस में होता है? जब d की वैल्यू क्या होगी? 0। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू 0, b की वैल्यू देखिए, तो b की वैल्यू है हमारे पास माइनस k, तो यहां पर कर देंगे k स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू है 2 और c है हमारे पास k। 0 इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 4 2 जा 8k। हम क्या करेंगे? माइनस में 8k, इसको अगर हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो प्लस जाएगा 8k। k स्क्वायर, k से k हम कैंसिल कर देंगे तो 8 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी मिल गई? 8। पर हमें यहां पर क्या बोल रहे हैं? d इक्वल टू अगर 0 होगा तो 2 इक्वल रियल रूट। तो आंसर तो कितना आ रहा है? k इक्वल टू 8, और एक आंसर आएगा जो कि आंसर क्या आएगा? k इक्वल टू 0। तो आप एग्जाम्स में ओनली 8 को टिक मार के नहीं आएंगे, कंडीशन को देखेंगे और 0 एंड 8 ये वाले ऑप्शन को टिक मार कर आएंगे। तो हमारा जो आंसर आया वो आंसर क्या हो गया? 0 एंड 8। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है? फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एडिशन ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। तो ये तो डायरेक्टली हमें फॉर्मूला पता है कि n टर्म्स फॉर्मूला फाइंड करने का क्या है? Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इन अ ट्राइंगल PQR DE एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ PQ QR एंड PR रिस्पेक्टिवली, देन ट्राइंगल DEF सिमिलर टू। अब ये ट्राइंगल बताना किसके सिमिलर है? तो हमें और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मान लीजिए कि ये हमने ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल है हमारे पास PQR, और यहां पे PQ का जो मिड वैल्यू वो है D, और QR की मिड वैल्यू E, एंड PR की मिड वैल्यू है F। इसको हमने ऐसे ज्वाइंट कर दिया। अब यहां पे बोल रहा है कि जो ट्राइंगल है DEF, ये ट्राइंगल किसके सिमिलर है? तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। अगर मान लीजिए मैं ऑप्शन नंबर 1 को चूज करता हूं तो वो है PQR, ट्राइंगल PQR। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो देखिए DE है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब आप देखना कि जो PQ है, PQ डिवाइड बाई DE, ऐसा हम लिखते हैं क्योंकि सिमिलर होता है तो। और QR जो है QR डिवाइड बाई EF। पर अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो PQ ये वाली साइड है, पर PQ के अपॉन में क्या आ रहा है? DE ये वाली साइड आ रही है, जबकि PQ के अपॉन में कौन सी साइड आना चाहिए? PQ के अपॉन में साइड आना चाहिए क्या? EF आना चाहिए। पर ये EF आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? DE। और QR अगर आप देखेंगे तो QR ये है, और QR के अपॉन में यहां पर क्या आ रहा है? EF। QR के अपॉन में क्या आ रहा है? EF। तो EF ये आ रहा है, जबकि QR के अपॉन में क्या आना चाहिए? DE। तो ये तो क्या हो गया? रॉन्ग। अब हम ये वाला ट्राई करते हैं। अगर मान लीजिए
ई एफ हमें गिवन है और ट्राइंगल हमें क्यू आर पी ये देखना है हमें। तो आप डीई आप ऐसे कर दीजिए क्यू आर डिवाइड बाई डीई। देखिए क्यू आर ये है, क्यू आर के अपॉन में क्या आना चाहिए डी एफ आना चाहिए और यहां पर गिवन क्या है डीई। ये मान लीजिए अगर आप लेते हैं ई एफ, क्या ले लेते हैं ई एफ, तो ई एफ अपॉन आरपी, तो ई एफ ये है सॉरी यहां पर आ जाएगा आरपी डिवाइड बाई ई एफ। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए। तो आरपी की वैल्यू क्या है, आरपी ये है, ये आरपी है, आरपी के डिवाइड में क्या आना चाहिए डीई, तो आ क्या रहा है ई एफ, जो कि ये भी क्या है रॉन्ग है। अब आप बहुत अच्छे से देखना, मान लीजिए ट्राइंगल ले लिया मैंने डी ई एफ और वो सिमिलर मैं कह रहा हूं ट्राइंगल है आर पी क्यू के, तो यहां पर जो डीई आर पी है, आर पी वो किसके डिवाइड में डीई के डिवाइड में, और जो पी क्यू है वो किसके डिवाइड में आएगा ई एफ के। अब देखो आप चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो आर क्यू वो किसके डिवाइड में डी एफ के। अब आप देखो आरपी जो है आरपी ये आरपी, तो आरपी के डिवाइड में क्या है, आरपी के डिवाइड में देखो डीई है कि नहीं है, तो इसके जस्ट सामने का पी क्यू के डिवाइड में क्या है, पी क्यू के डिवाइड में देखो ई एफ है कि नहीं है। आपने आर क्यू लिया, आर क्यू, तो आर क्यू के डिवाइड में देखो क्या है डी एफ है। समझ में आया, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है राइट है, तो ये आपका आंसर। समझ में आ रहा है कैसे, एक बार फिर से अच्छे से समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखने क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट, अब पॉइंट हमें गिवन है P5, -1 और एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है 0 और यहां पे y की वैल्यू हमें यहां पर x की वैल्यू 0, ओके, और यहां पर ये जो वैल्यू ले ली थी आप ये 0 और यहां पे जो पॉइंट मिलेगा एक्स एक्सिस पे क्या मिल जाएगा 5, तो सॉरी यस ये एक मिलेगा मुझे एक्स एक्सिस पे 0 और मुझे अगर मैं इसको अगर ऐसे देखूं तो यहां पर ये हो जाएगा x की वैल्यू 0, तो अगर मैं x की वैल्यू हमें ऐसे करना पड़ेगा, x की वैल्यू यहां पर कितना गिवन है 5, x की वैल्यू 5 और x एक्सिस पे बोल रहे हैं तो वहां पर y की वैल्यू कितनी होती है 0, सॉरी माय मिस्टेक, यहां पर x की वैल्यू गिवन है और x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हो गया आंसर। अब आ जाइए 11 पे। 11 पे क्या कह रहा है, इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर इनवर्स टू द ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब देखिए इनवर्स, तो हमें पता है कि दो जीरो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो में, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A। अब मान लेते हैं कि जो एक अल्फा है उसकी वैल्यू x है, ऐसा मान लेते हैं, सपोज करते हैं, और बीटा इसका जो इनवर्स है, इनवर्स क्या आएगा 1/x। अब अल्फा की जगह पे हम क्या रखते हैं x इंटू बीटा की जगह पे 1/x। अब आप यहां पर देखेंगे तो c, देखिए ये a की वैल्यू है, ये b है और ये पूरा जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है c है, तो c हमारे पास कितना गिवन है 3m - 9 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी गिवन है 6, ये x से x कैंसल, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3m - 9 है, राइट साइड ले जाएंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू 3m, 3 मल्टीप्लाइड में डिवाइड में लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 3 मल्टीप्लाइड में डिवाइड में लेकर आ जाएंगे, तो यहां पर m की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, m की वैल्यू मिल गई है 5। समझ में आ गया 11। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11th टर्म ऑफ फाइनाइट AP whose middle most term is 30 डिग्री। हमें मिडल मोस्ट टर्म, अब मिडल मोस्ट टर्म हमें निकालना है, तो आप 11th में याद करो ये 11 टर्म है तो n इक्वल टू हमें गिवन 11 और मीडियन निकालते थे हम लोग 11th में स्टैटिस्टिक्स में, उसमें जब ऑड नंबर होता था
तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या आता था, n+1/2 टर्म, ये फॉर्मूला आता था। ओके, हमें 11 प्लस में 1/2 टर्म, तो यहां पे कौन सा टर्म आ जाएगा, 6 टर्म। 11 प्लस में 1 12, 12/2 6 टर्म आ गया कि नहीं आ गया। मतलब हमें यहां पर A6 की वैल्यू कितनी गिवन है, 30। A6 की वैल्यू कितनी गिवन है, 30। अब A6 की वैल्यू 30 है, तो चलिए अब आप यहां पर an का फॉर्मूला यूज कर लो, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an, तो यहां पर A6, a की वैल्यू हमें नहीं पता, n की वैल्यू पता है 6, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई डी, तो 5d। A6 की वैल्यू कितनी है, 30, तो 30 इक्वल टू a प्लस में 5d प्लस 5d है, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो -30 माइनस में 5d इक्वल टू कितना हो गया, a। तो ये a की वैल्यू आ गई, पर हमें a नहीं चाहिए, हमें तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ 11th टर्म। तो सम ऑफ 11th टर्म निकालना है, तो इसके लिए हमें अब Sn का फॉर्मूला लगाना होगा। तो Sn का फॉर्मूला हमें और आपको पता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी गिवन है, 11 फिर 2। गाइस आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो a की भी वैल्यू हमने निकाल के रख ली है, 30 माइनस 5d। तो यहां पर लिख दूंगा मैं 30 माइनस 5d और प्लस n की वैल्यू कितनी है, 11, 11 माइनस 1 10, तो यहां पर आ जाएगा गाइस 10d। अब आते हैं 11/2, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 माइनस में 10d प्लस में 10d। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 11/2 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 30 11 करेंगे तो 300 कितना आ जाएगा, 30। तो ये मिल गया सम ऑफ 11th टर्म। क्लियर है गाइस कैसे किया, ओके चलिए गुड। अगर आपको आता तो आप करेंगे सभी, ठीक है। अब आते हैं 13 वाले क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर। तो ये हमें तो पता है नॉन सिमिलर फिगर मतलब एक सर्कल बना दो, तो बनाना नहीं है सर, लिख देते हैं सिर्फ 1 सर्कल और 1 स्क्वायर, ऐसा बना देते हैं हम लोग, सर्कल और ये है ए स्क्वायर। फिर क्या बेटा और एग्जांपल दे दीजिए, तो एक देते हैं 1 स्क्वायर और दूसरा दे देते हैं 1 ट्राइंगल। तो 1 स्क्वायर ऐसे ले लेते हैं और ट्राइंगल। तो आप ये 2 एग्जांपल हमने दे दिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, तो यहां पर मैंने स्पेस भी छोड़ के रख दिया है इसको सॉल्व करने के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री एंड डॉट डॉट 10 89 डिग्री। तो हम करेंगे क्या, हम इसको ऐसे लिख देंगे पहले 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री और इसको हम लेके चले जाएंगे 10 88 डिग्री 10 89 डिग्री। इतनी बातें समझ में आती हैं। 10 1 डिग्री को एज इट इज रहने देता हूं, 10 2 डिग्री को भी एज इट इज रहने दूंगा। अब मैं इसको क्या लिख दूंगा पता है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 10 90 माइनस 2 लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं 10 90 माइनस में 1 ऑफकोर्स लिख सकता हूं। तो यहां पर ले लेते हैं 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री, और हमें और आपको पता है कि जब भी 10 90 हमने देखा तो कन्वर्ट कर देंगे cot 2, ये cot 2 आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा cot में 1, ये वाला एंगल आ जाता है। अब देखिए ये cot है, cot का इनवर्स क्या होता है 10, मतलब हमें पता है ना tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में cot थीटा, चाहे cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो ये cot से ये 10 चला जाएगा और ये cot से ये 10 चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, सब कैंसिल हो जाएगा। वैसे इधर बहुत सारे जो नंबर रहेंगे वो भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इतनी बातें समझ में आती है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। व्हाट इज द मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। सर्कल का जो मैक्सिमम टेंजेंट होता है ना बेटा वो सिर्फ 2 होते हैं, वो भी पैरेलल। हाँ
जैसे कि मान लीजिए एक सर्कल ये है तो इसके पैरेलल एक सर्कल ये है। हालांकि बहुत सारे टेंजेंट जाएंगे पर पैरेलल सर्कल नहीं होंगे, तो ओनली 2 टेंजेंट। कितने टेंजेंट? 2 टेंजेंट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? व्हाट इज द स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड when the two ends point of its corresponding chord coincide? तो इसका आंसर क्या आएगा? टेंजेंट। इसका आंसर क्या आ जाएगा? टेंजेंट। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 29 डिग्री एज इट इज रहने दीजिए। अब इसको आप ऐसे लिख दीजिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस में 29 डिग्री। अब ये आ जाएगा, ये अगर आपने ऐसा लिख दिया, क्यों? क्योंकि 90 में से 29 माइनस करेंगे तो 61 ही तो आएगा। तो साइन स्क्वायर 29 डिग्री और साइन 90 देखा तो कॉस स्क्वायर 29 डिग्री। एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहां पर भी देखो वही, दोनों चीज तो वही आया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्लियर है? ओके, अगर आता है तो आप सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं अब हम। इफ रेडियस ऑफ सर्कल आर एंड थीटा इज एन एंगल ऑफ सेक्टर, देन लेंथ ऑफ सेक्टर, हमें लेंथ ऑफ सेक्टर निकालना है। तो लेंथ ऑफ सेक्टर डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो हम यहां पे लिख देंगे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज एन इक्वेशन ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 5 रुपीज कॉइन? तो 5 रुपीज कॉइन मतलब क्या है बेटा? वो ऐसे 5 रुपीज जो कॉइन होते हैं वो क्या है? वो सिलेंडर ही तो है, और इसी का हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? एक तो इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई RH हमें पता है जो, और एक तो क्या, ये जो नीचे का जो सर्कल होगा उसका पाई आर स्क्वायर, और ऊपर का जो सर्कल होगा उसका पाई आर स्क्वायर। अगर हम ऐसे करेंगे तो आ जाएगा, देखते हैं, प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई RH प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन दिख रहा है 2 पाई आर, ब्रैकेट में क्या मिलेगा? H प्लस आर। देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है कोई। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी गाइस, 2 पाई आर ब्रैकेट H प्लस आर। कैसे किया मैंने? तो जो 2 पाई आर एच है, ये 2 पाई आर एच ना, ये सरकमफ्रेंस का, ये सर्कल का जो सरकमफ्रेंस आता है ना, वो है 2 पाई आर एच। और एक नीचे का सर्कल ले लिया पाई आर स्क्वायर, और ऊपर का सर्कल ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और कॉमन ले लिया और आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर समझते हैं 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमारे पास? तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारे पास, इफ x बार इक्वल टू a प्लस एस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो यू आई, तो ये तो मीन फाइंड करने का एज्यूम्ड मीन मेथड है। तो यू आई इक्वल टू क्या होता है? तो यू आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस में a अपॉन में h। जो बच्चों को याद होगा उस बच्चों को तुरंत माइंड में आ गया होगा। तो एक्स आई माइनस में a अपॉन में h है, यस, ऑप्शन नंबर ए। 20 वो कंप्लीट। 21, विच ऑप्शन फ्रॉम फॉलोइंग हैज अ नो प्रोबेबिलिटी? किसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? डी की। क्यों? क्योंकि माइनस में 1.5 ये कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है? 0 से बड़ी होगी, 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, ये 1 होगी या 1 से छोटी होगी। इसकी किसकी रेंज है बेटा? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये तो आ सकता है, परसेंटेज को रिमूव करूंगा तो ये भी आ सकता है, और ये भी ऑलरेडी है पर ये नहीं है। अब ऐसा बोल रहा है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? तो हमें और आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, पर हमें तो यहां पर क्यूब बोला है। तो 1 मीटर इंटू में 1 मीटर इंटू में 1 मीटर, हमने 3 बार कर दिया। वैसे ही 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू क्या करना पड़ेगा? 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा? 10 0 0 0 और 0। ओके, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब।
तो 10⁶ सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके। 23 पर आते हैं अब हम। 23 में क्या कह रहा है यहां पर बेटा, अटैच द फॉलोइंग पेयर। सेक्शन ए में बताना है कि ये एपी सीरीज है और एपी निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस। क्या निकालते हैं, डिफरेंस चेक करने के लिए। तो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस में a1, a2 है -2 और a1 है -2। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। वैसे d2 निकाल लेते हैं, a3 माइनस में a2, माइनस में 2, माइनस में 2 और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। मतलब ये एपी सीरीज है। क्यों? क्योंकि d1 इक्वल टू क्या आ रहा है, d2। अब आते हैं 23 के बाद आते हैं गाइस 24 पे। 24 क्या कह रहा है, इफ PA इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अभी जस्ट पता है ये रहा बताया मैंने, देखो ये वाला रेंज, तो ये रेंज मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की रेंज ये तो 1 से तो बड़ी होती ही नहीं है, 0 होगा या 0 से बड़ा, 1 हो गया या 1 से छोटा। तो यहां पर 24 सेक्शन ए कंप्लीट होता है गाइस। अब हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चन।